फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल एक्सीलेंट चैनल फॉर स्टूडेंट शुभम। तो आज के इस वीडियो में हम फंक्शन जानेंगे। फंक्शन होता क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, और पूरा हम फंक्शन को ए टू जेड समझेंगे। क्या होता है फंक्शन, सब फंक्शन से रिलेटेड डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन सब के बारे में हम जानेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने रिलेशन को ख़त्म किया था। तो रिलेशन, आपको फंक्शन जानने से पहले रिलेशन के बारे में ए टू जेड नॉलेज होना चाहिए, यानी रिलेशन आपको पूरी तरह से आना चाहिए। देन आप फंक्शन को समझ पाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और फंक्शन, इस वीडियो में हम सिर्फ फंक्शन के बारे में ही बता पाएंगे, कि मुझे लगता है ऐसा कि फंक्शन बताने में ही ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसके जो एक्सरसाइज हैं और क्वेश्चन हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा फंक्शन के बारे में ए टू जेड आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन को एक नाम से और जानते हैं, मैपिंग, ठीक है। हाँ, इसको मैपिंग भी कहते हैं। तो बट जनरली हम यूज़ करते हैं फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन होता क्या है, फंक्शन सिंपली अगर जो एक डिफिनीशन कहा जाए, जो लोग कहते हैं, जो बुक्स में लिखा रहता है, और है भी सही भी है, कि फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है। एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है कि इन वी स्टडी ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब हमें वही स्पेशलिटी जानना है, क्योंकि रिलेशन तो हम जान गए रिलेशन होता क्या है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो उस स्पेशल टाइप, उस रिलेशन में क्या स्पेशलिटी हम डालेंगे, दैट्स देन वो जो रिलेशन है वो फंक्शन हो जाएगा। उसी स्पेशलिटी को हमें यहाँ जानना है, ठीक है। रिलेशन हमने समझ लिया, पहले हमने पढ़ा सीरियल, देखिए पहले हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, देन उसके बाद हमने रिलेशन समझा। अब उस रिलेशन में एक स्पेशलिटी हम उसमें डालेंगे, जिसकी वजह से उस रिलेशन को क्या कहा जाएगा, फंक्शन। दैट्स वाई हम कहते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो इस बात को समझिए। अब यहाँ पे स्पेशल टाइप है क्या, तो स्पेशल टाइप आप एक वर्ड में, यही है स्पेशल, वो स्पेशल टाइप यही है। अब इसको समझाना पड़ेगा। देखो ये स्पेशल टाइप, ये जो लिखा है वो क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। इस बात को समझिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। इमेज क्या होता है वो भी बताऊंगा। प्री इमेज एक आता है वर्ड, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो जैसे सेट ए, एक सेट मैंने लिया ए, एक सेट लिया बी, ठीक है। सेट ए में कोई एलिमेंट है, मान लो 1 और 3, और बी सेट में एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 10 तक है, ठीक है। मैंने बोल दिया, इसमें लिखा नहीं है। तो ए में है 1 और 3, बी में है 1 से लेकर 10 तक। इनका जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, आप जानते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें 10 एलिमेंट हैं, इसमें है 2 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में 10 इंटू 2 यानी 20 एलिमेंट आएंगे, ये मैंने बता रखा है आपको। अब 20 एलिमेंट हम बना भी सकते हैं, 1 का इन सब के साथ ले लो, फिर 3 का इन सब के साथ ले लो, तो 20 एलिमेंट हो गए। अब इनके बीच का रिलेशन भी हम निकाल, कोई अगर जो एक रिलेशन इसमें डिफाइन कर दिया जाए, उस रिलेशन के तौर पे हम इसके रिलेशन को भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसका जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो मैंने यहाँ देखो एक बना रखा है रिलेशन रखा है 1,2 3,4 3,7। ये कोई रिलेशन बना, आर्बिट्रारी कोई एक हम रिलेशन बनाए, उस रिलेशन में ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं। 3 एलिमेंट कौन कौन से, 1,2 3,4 3,7। अब ये रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और सबसेट क्या होता है, सबसेट मतलब अगर जो आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसका मतलब आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में होने चाहिए। तो 1,2 बीस में होगा, 3,4 बीस में होगा, 3,7 बीस में होगा, यानी जो आर है वो एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। और आर एक क्या है, अपने में एक रिलेशन है, वो कोई भी रिलेशन है, उसको मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया, कोई रोस्टर फॉर्म में हमने एक रिलेशन दे दिया है। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है, अब देखो यही समझना है हमें। रिलेशन, इस रिलेशन में देखिए क्या वो स्पेशलिटी, जो स्पेशल टाइप हम रिलेशन में ढूंढ रहे हैं, किसी रिलेशन को फंक्शन कहने से पहले हम एक स्पेशलिटी उसमें ढूंढ रहे हैं, क्या वो स्पेशलिटी हमें इस रिलेशन में दिख रहा है। अगर वो स्पेशलिटी हमें इस रिलेशन में दिखेगा, देन दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, अदरवाइज नॉट,
ठीक है। अब उस स्पेशलिटी जो एक लाइन में लिखा हुआ है उसको हम समझेंगे एंड उसको हम इस रिलेशन में ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर मिल गया देन ए फंक्शन है, नहीं मिला देन ए फंक्शन नहीं है। उम्मीद है आपको पूरी मेरी बात समझ में आए, नहीं आई होगी तो अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। ईच एलिमेंट, अब स्पेशलिटी को हम देख रहे हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। ईच एलिमेंट, इसको ध्यान दो, ये दो वर्ड ध्यान देना, ईच एलिमेंट और यूनिक इमेज। एक सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं, सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में, यही है स्पेशलिटी। सेट ए के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। अब इमेज किसको कहते हैं अभी इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखो इस रिलेशन में सेट ए में क्या क्या है, 1 3। अब इस रिलेशन में 1 और 3 है, यानी सारे एलिमेंट जो सेट है ए में है वो इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। 1 भी यूज हुआ है, 3 भी यूज हुआ है। अगर यहाँ पे 5 होता इस ए में, अगर होता एंड इस रिलेशन में 5 आया ही नहीं है, आया नहीं है ना, 5 कॉमा कुछ आया नहीं है, देन इस रिलेशन को हम तुरंत कह देते फंक्शन नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट कहा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। जो डोमेन है, डोमेन में हर एक एलिमेंट किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए। अब हर एक एलिमेंट का एक ही, ओनली एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज मतलब हर एक एलिमेंट का जो रिलेशन है वो सेट बी से किसी एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। यहाँ देखो जो 1 है उसका रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। अब जो भी रिलेशन है वो यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। कोई भी रिलेशन के थ्रू 1 और 2 आपस में रिलेटेड है। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, एंड 3 का रिलेशन 7 के साथ है। देखो यहाँ 3 जो है उसका 2 लोग के साथ रिलेशन हो गया है, ध्यान रखिए। जो 3 है उसका 2 लोग के साथ रिलेशन हो गया है, 2 डिजिट के साथ उसका रिलेशन हो रहा है 4 और 7 के साथ। बट हमने क्या कहा था, जो स्पेशलिटी थी उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि सेट ए के सारे एलिमेंट का जो रिलेशन होना चाहिए वो यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक मतलब एक ही एलिमेंट के साथ उनका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 3 का रिलेशन है वो 4 और 7 दोनों के साथ हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज ए रिलेशन बट नॉट फंक्शन बिकॉज 3 हैज 2 इमेज। अब इमेज क्या होता है, इमेज यही होता है जो 3 किससे रिलेटेड, 4 1 2 से रिलेटेड, यानी 1 का इमेज क्या है 2, और 1 को 2 का हम प्री इमेज कहेंगे, 2 को 1 का इमेज कहेंगे। यहाँ पे अगर जो ये रिलेशन होता, अगर ये फंक्शन होता, वैसे है नहीं, अगर ये फंक्शन होता देन हम 2 को 1 का इमेज कहते और 1 को 2 का प्री इमेज कहते, अगर होता। यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ बात ही खत्म। दूसरा एग्जांपल देख ले इसी का, कि अब यहाँ देखो, यहाँ देखो पहला एलिमेंट सेम हुआ था, मतलब क्या, जो सेट ए है उसमें का एलिमेंट थे सेम था, ए का 2 इमेज थे, तो ये क्या था, रिलेशन था, फंक्शन नहीं था। यहाँ देखो r इक्वल टू 1,2 3,2। अब क्या 1 3 दोनों एलिमेंट यूज हुए हैं, यानी ईच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूज हुआ है। हैज यूनिक इमेज, 1 का क्या है, 1 का इमेज इसमें क्या है 2 है, 3 का इमेज क्या है वो भी 2 है, लेकिन 1 का जो इमेज है वो तो सिर्फ एक ही है। देखो जो सेट बी में 2 लोग का सेम इमेज हो सकता है, बट एक इमेज का देखो 2 लोग का दो एलिमेंट का सेम इमेज है, बट एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बताऊं, अगर यहाँ 1 3 है और यहाँ 2 3 4 है, तो 1 2 के साथ रिलेटेड है, 3 के साथ रिलेटेड है, ये हो सकता है, ठीक है। देखो और या 1 2 के साथ रिलेटेड है और 3 भी 2 के साथ रिलेटेड है, ये भी पॉसिबल है, ये भी रहेगा तो भी फंक्शन है, क्योंकि हमें बस ये देखना है कि 1 और 3 का एक ही इमेज होना चाहिए, तो है ही, 1 का भी एक इमेज है और 3 का भी एक ही इमेज है, वो तो है, यानी ये फंक्शन है। बट अगर ऐसा हो जाता कि जो 1 और 3 है और 2 3 4 है, 1 का 2 होता और 3 का 3 भी होता 4 भी होता, देन उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, बस रिलेशन है। अब आपको मुझे लगता है पूरी तरह समझ में आया होगा रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है।
अब देखो यहाँ डिफिनीशन के थ्रू समझाया गया है। डिफिनीशन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मैंने दो सेट लेना है, ए और बी, नॉन एम्प्टी सेट लेना है। देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जो रिलेशन बनेगा इज टू बी फंक्शन, उनको हम फंक्शन कहेंगे कब, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज यानी एक ही इमेज होना चाहिए किसमें, सेट बी में। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको मेरी सारी बातें, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, आपको ये डिफिनीशन होगा किसका, रिलेशन का, फंक्शन का। अब यही जो यहाँ लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, देखो जो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है देन ए रिलेशन ए टू बी, यहाँ तो रिलेशन ही था बट यही जो स्पेशलिटी लग गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं डिफिनीशन में हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, रिलेशन है, वही इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। सिंबल इसको कैसे सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं, तो एफ सच दैट ए से बी, इसका मतलब होता है एफ मैप्स ए टू बी, और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं, एफ इज ए फंक्शन इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब डोमेन और रेंज, जिस तरह हमने रिलेशन में समझा था, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट उनको कहेंगे क्या, डोमेन कहेंगे। रेंज कहेंगे सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, और कोडोमेन पूरा सेट भी हो जाएगा, ये तो हम जानते थे। बट फंक्शन में एक और चीज़ देखो, जो डोमेन है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जब देखोगे कि फंक्शन में ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट का, ए के सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज बी में होना चाहिए, और वो जो भी इमेज हो वो यूनिक इमेज हो। अगर ऐसा है तो यानी जो एफ है, यानी एफ है, एफ का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ होगा, वो तो सेट ए के ही इक्वल होगा, क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट, जैसे यहाँ देखो आप जो दो एग्जांपल मैंने लिया था, ये तो फंक्शन था ही नहीं, इसको छोड़ दो। यहाँ देखो ये क्या है, रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, और हर एक एलिमेंट देखो 1 और 3, इसमें ए सेट में क्या लिया था हमने, 1 और 3 लिया था, तो 1 और 3 दोनों है और सबका एक एक इमेज है। तो देखो इसमें जो डोमेन है वो क्या क्या है, 1, 3। अब ये जो डोमेन है वो सेट ए के ही तो इक्वल है, तो यहाँ जो डोमेन का है उसको हमने सेट ए को इक्वल लिखा। और जो रेंज होता है वो सेकंड एलिमेंट जो एफ में होता है उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे रेंज हो गया 2, बस ऊपर इसमें रेंज क्या हुआ 2, और फिर उसका कोडोमेन जो होता है वो पूरा सेट बी को हम ले लेंगे, उसको हम कोडोमेन कहेंगे। तो ठीक है, आपको इस समझ में आओगे फंक्शन होता क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है फंक्शन का, एंड फंक्शन और रिलेशन आपस में किस प्रकार से डिफरेंट है उसको भी हम समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, एक डिफिनीशन के थ्रू बताया गया है रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन क्या होता है। वैसे इसका आपके क्लास में कोई यूज़ नहीं है, बट आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि बुक में दिया रहता है बट समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहा है क्या नहीं। ए फंक्शन विच हैज आइदर रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब देखो, जो रेंज, जिस फंक्शन का जो रेंज है वो या तो रियल नंबर हो, मतलब उस फंक्शन में हम रेंज कैसे मिलता है हमें, जब हम डोमेन की वैल्यू, कोई फंक्शन अगर डिफाइंड है या रिलेशन, कोई फंक्शन डिफाइंड है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसे कुछ डिफाइन है। अगर मान लो जैसे यहाँ डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी वो एफ एक्स की जगह वाई लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1, या एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिफाइन है। तो यहाँ जब x 1 रखोगे तो हमें मिलेगा 3 मिलेगा। ऐसे अगर जो कोई फंक्शन है विच हैज़ आइदर रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट, रियल नंबर के सबसेट क्या होंगे, रियल नंबर के सबसेट जैसे नेचुरल नंबर हो गया, ये सब रियल नंबर के सबसेट ही है। मैं कहूँ 1 2 3, रेंज में आया 1 2 3, क्या है रियल नंबर का सबसेट है, हाँ है क्यों नहीं, क्योंकि 1 2 3 रियल नंबर में है, ठीक है। तो अगर जो रेंज आया है किसी फंक्शन का, जो रेंज आया है किसी फंक्शन का, वो या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, देन उस फंक्शन को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड मतलब हम कुछ रखे तो हमें जो वैल्यू मिला
वो भी क्या मिला, रियल नंबर मिला, दैट्स वाई हम इसको नाम देते हैं रियल, और वैल्यू मिला वैल्यूड, एंड फंक्शन का पार्ट है, दैट्स वाई फंक्शन, दैट्स सो अगर जो किसी फंक्शन का रेंज जो है वो रियल नंबर या उसका सबसेट मिला हो, देन उसको हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। इसी का ठीक है, आप थोड़ा उधर देखिए डोमेन की साइड में जाके, तो अगर किसी फंक्शन का डोमेन जो है वो रियल नंबर हो या सबसेट हो रियल नंबर का, देन उसे हम कहते हैं रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन हुआ, यहाँ वैल्यूड नहीं आया, क्यों? क्योंकि डोमेन में हम कुछ रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है, यानी ये तो रियल फंक्शन हो गया, और डोमेन में हम कुछ रखे तो हमें वैल्यू मिली, तो हमें जब जो वैल्यू मिली वो हमें रेंज, उसको हम रेंज कहते हैं। तो जहाँ रेंज की बात होगी वहाँ रियल वैल्यूड फंक्शन। जब रेंज रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होगा तो उसे हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, और जब डोमेन रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होगा तो उसे हम कहेंगे रियल फंक्शन। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा रियल फंक्शन क्या होता है एंड रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगला हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके बुक्स में जैसे जो टाइप्स ऑफ फंक्शन दिए गए हैं वो आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे कुछ फंक्शन दिए गए हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब आप 12th में आते हैं देन आपको 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या 1 1 ऑन टू फंक्शन मिलता है, मेनी वन फंक्शन मिलता है। तो ये सब 12th का पार्ट है, देखेंगे उसको भी अगर यहाँ डिस्कस कर पाएंगे, या 12th की बुक से ही हम यहाँ पे उसका भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट 11th के बेस पे आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसमें जैसे मैं कहूँ कि अगर जो आप 11th के बेस पे देखोगे तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये जो फंक्शन दिए गए हैं बाकी जो ग्राफ वाले, इनके पे आपके इस एक्सरसाइज में शायद एक ही दुक्के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। ये बस आपको एक माइंड मेकअप बनाता है, इसका आप आगे डिफरेंशिबिलिटी पढ़ेंगे उन सब में इसका धीरे धीरे यूज होगा, और बहुत ही माइन्यूट तरीके से यूज होता है, इसलिए टीचर लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि देखते हैं इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें इनका कोई ज़्यादा यूजेस नहीं हुआ है, दैट्स वाई इसको छोड़ देते हैं। बट यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है, क्या होते हैं ये फंक्शन, और इन फंक्शन को यहाँ आप समझिएगा, बढ़िया से आपको समझ में आएगा। पहला देखिए, पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है देखो, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मतलब जैसे सेम, कुछ आइडेंटिटी मतलब समझते हैं सेम, यानी यहाँ पे y और x की वैल्यू सेम रहेगी, ये याद करने का मैंने तरीका बताया। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि f सच दैट, या f मैप्स इसको भी पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया f मैप्स r से r, फ्रॉम r टू r, f मैप्स फ्रॉम r टू r, या इसको कह सकते हैं f इज द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। आर मतलब यहाँ क्या है, रियल नंबर, मैंने सिंबल आपको एक सेट वाले वीडियो में बताया। और हाँ, आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले सेट का बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सेट का हर जगह यूज है, रिलेशन फंक्शन में सेट का बहुत यूज है। ठीक है, तो एफ इज द फंक्शन ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, वाई, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन में हमेशा क्या होगा, वाई एक्स के इक्वल होगा। अब इनका जो डोमेन नंबर होगा, अब यहाँ देखो वाई एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, रियल नंबर से रियल नंबर ही डिफाइंड है ना, रियल नंबर में एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखोगे आपको वापस वही नंबर यानी पूरा रियल नंबर मिल जाएगा। यानी डोमेन में क्या रखते हो, सेट ए पूरा रखते हो, सेट ए यहाँ क्या है, रियल नंबर, तो डोमेन में आप पूरा रियल नंबर रखोगे। अब यानी जो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन होगा क्या होगा, रियल नंबर। अब डोमेन रखने पे आपको जो मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं, और रेंज आपको जो रखोगे डोमेन वही मिल जाएगा, यानी पूरा रियल नंबर आपको एज ए रेंज मिल रहा है। तो डोमेन भी इसका क्या है, रियल नंबर है, और रेंज इसका क्या है, रियल नंबर है। इसका ग्राफ क्या होगा, अब देखो y और x जब इक्वल है, y x इक्वल है, तो इनका स्लोप क्या हुआ, 1 हुआ, यानी 45 डिग्री यहाँ बनाते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन से हम देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, यानी देखो जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की 1 हुई, x2 मिला हुआ, y2 हुआ, x3 होगा, y3 होगा, तो इनको जब हम ज्वाइंट करते जाएंगे देन हमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुआ मिला। ठीक है, तो यही है ग्राफ जो है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y हमें 0 भी मिलेगा, दैट्स वाई दिस इज अ ग्राफ ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई। अगला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इन नाम से ही आप समझिए, कांस्टेंट मतलब यहाँ जो
वाई है, वाई की वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट। वहाँ आइडेंटिटी थी तो वाई जो था एक्स के इक्वल था, यहाँ कांस्टेंट है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो देखो एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू के, एफ एक्स इज इक्वल टू के मतलब वाई की वैल्यू, एफ एक्स मतलब वाई इज इक्वल टू के, और के क्या है, वेयर के इज ए कांस्टेंट, और के क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो आर से आर ही डिफाइंड है ना, तो जो के एलिमेंट है वो तो आर में होना चाहिए। अब देखो रिलेशन क्या है, फंक्शन है। अब देखो एक तरीका यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ए बी, यहाँ इसमें पूरा रियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 पूरा रियल नंबर, -1 -2 -1/2 है, सब इसमें आएगा, रियल नंबर 0 1 2 सब आएगा, रियल नंबर का सेट है। इसमें भी पूरा रियल नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 ये सब होगा इसमें भी, ठीक है। अब 1 का यहाँ जब x की वैल्यू 1 रखोगे यानी ये फोन निकालोगे तो भी हमको k मिलेगा। k मतलब k क्या है, कोई कांस्टेंट है जो रियल नंबर में, मान लो कांस्टेंट 2 है, मान लो कोई भी हो सकता है रियल नंबर का कोई भी कांस्टेंट। तो अगर x की वैल्यू 1 रखते हो, एक्स की वैल्यू यानी डोमेन में से, डोमेन में 1 रखते हो तो भी हमें 2 मिल रहा है, 2 रखोगे तो भी 2 मिल रहा है, 3 रखोगे तो भी 3 मिल रहा है, 4 रखोगे 4 तो भी मिल रहा है, कुछ भी रखोगे हमेशा हमें 2 2 मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई यक्स पे डिपेंडेंसीज की नहीं है ना, कुछ भी रखोगे आपको कांस्टेंट मिलता ही रहेगा। तो देखो हर एक जो एलिमेंट है ए का, सबका यूनिक इमेज है ना, दैट्स वाई क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन में कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो वाई की वैल्यू वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ डोमेन क्या होगा, डोमेन आप पूरा ये रियल नंबर का सेट होगा यानी सेट ए, क्योंकि सारे एलिमेंट होंगे। अब इसका रेंज क्या होगा, अब डोमेन की कोई भी एलिमेंट हम रख रहे हैं वापस हमें 2 ही मिल रहा है, यानी यही 2 जो है इसका रेंज होगा, बट 2 यहाँ पे क्या हमने लिया कांस्टेंट के को कांस्टेंट माना है, तो इसका रेंज ऑफ एफ क्या होगा, के होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट एंड समथिंग का ग्राफ क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बनाया y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, तो यहाँ 2 से ऐसे बना देते हैं, x इज इक्वल टू 2 रहता है तो ऐसे बनाते हैं ग्राफ। तो y इज इक्वल टू 2 यानी y इज इक्वल टू 2 रहता है या y इज इक्वल टू k, तो वो हमेशा जो भी ग्राफ होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 हुआ या y हुआ तो उसका हमने यहाँ बना दिया है। और या तो ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, कब वाई एक्सिस होगा, जब यहाँ एफ वाई की बात करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, देन जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा वो पैरेलल किसके होगा, वाई एक्सिस के, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। अगला बात करते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, जो तीसरा टाइप है फंक्शन का। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप कहते हैं, या वाई इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3, ये सब जो है सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे जो एक एनसीईआरटी में आपको आपके एक लाइन लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू पावर एन। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 हुई, ये सब 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू ए नॉट मतलब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जैसे इस फॉर्म में आ गया y इज इक्वल टू 3 या इस फॉर्म में आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए पॉलिनोमियल फंक्शन में हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम कहेंगे अगर जो देखो यक्स के इस या तो जब अगर जो इन सब की वैल्यू 0 हो गए जाए और ए वन एक्स तक आए तो लीनियर फंक्शन में आ जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल में। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन यही जो एक्स टू द पावर कुछ, यानी एन जो है होल नंबर रहेगा, यानी एक्स यहाँ पे एक्स जो है होल नंबर, मतलब यहाँ एक्स पावर 0 था तो 1 आया। हमेशा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसमें एक्स टू द पावर एन रहेगा और एन क्या रहेंगे, होल नंबर रहेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, क्योंकि ये तो आप बचपन से जान रहे हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी देना टाइम की बर्बादी होगी। कुछ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख लेते हैं, जैसे ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू हम कहें वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका होता है, पैराबोला का होता है। तो पता आप पढ़े हैं, आप अभी नहीं पढ़े हैं पैराबोला शायद, तो जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का होता है, तो पैराबोला बन गया। और एक किसके सिमेट्री है, तो लीनियर पावर जिस पे है उसके सिमेट्री यानी वाई की सिमेट्री है। फिर इसी तरह एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स पे लीनियर है तो एक्स के सिमेट्री हुआ, ये भी क्या हुआ, पैराबोला हुआ। पैराबोलिया के सारे इक्वेशन तो वाई इक्वल टू 4ax होता है, ये होता है जो ये होता है जो एक्स एक्सिस के सिमेट्री है लाइक दिस, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। तो ये सब आगे आप पढ़ेंगे। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया आपके किसके बारे में,
किसके बारे में हुआ? हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना जरूरी है, बहुत ही मस्ट है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में, इन दोनों ग्राफ में कौन फंक्शन है कौन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जान लीजिए। क्या एक ग्राफ फंक्शन है या एक ग्राफ फंक्शन है? दोनों में से कौन सा ग्राफ फंक्शन है या कौन नहीं है, या दोनों नहीं है? तो आप देखो, फंक्शन होता क्या है? फंक्शन होता है कि अगर एक ए में यानी यक्स की कोई एक वैल्यू ले, ए में क्या होते हैं, यक्स जो होता है वो ए में ही बिलोंग करता है, यक्स की कोई वैल्यू ले, उस पर यूनिक इमेज मिलना चाहिए वाई का। यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई भी एक वैल्यू लो, 1 लो, 2 लो, यहाँ एक्स एक्सिस जो भी वैल्यू लोगे तो इसको जब ड्रा करोगे तो देखो उस पर वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, एक ना कोई मिल रही है, यूनिक मिल रही है, ठीक है। बट इस ग्राफ में देखोगे, यक्स की यहाँ एक कोई यक्स की वैल्यू लो, यहाँ कोई यक्स की वैल्यू, यहाँ कोई यक्स की वैल्यू लो, उस पर जब ड्रा करोगे तो उस पर वाई की दो वैल्यू मिल रही है, यानी यक्स के इस वैल्यू पे, यानी इस पे अगर यक्स इक्वल टू 1 आता है तो इस वैल्यू पे वाई की दो वैल्यू मिल रही है, यानी दो इमेज मिल रही है। वन एक ऐसा प्री इमेज है जिसके दो दो इमेज मिल रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई दिस ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये ग्राफ किसमें नहीं है? फंक्शन में नहीं आएगा, यानी ये ग्राफ किसमें होगा? फंक्शन में। तो यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। रेशनल फंक्शन अगला है, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन आप शुरू से जानते हैं, रेशनल हो नंबर जो होता है, रेशनल होता क्या है? देखो, रेशनल फंक्शन एफ मैप्स आर से आर, रियल नंबर टू रियल नंबर को डिफाइंड है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स बाई क्यू एक्स, यानी कोई फंक्शन ऊपर है कोई फंक्शन नीचे, बट क्यू एक्स किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो के इक्वल होगा तो ये नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। ये जैसे आप रेशनल फंक्शन का डिफिनीशन पढ़ते थे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, वही यहाँ पे आप उसी की एनालॉगी लेके यहाँ पे चलो, तो फंक्शन जो होना चाहिए फंक्शन वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स होना चाहिए और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख लो आप, एफ एक्स इक्वल टू अगर 1/x है तो, और यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या है? 1 और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है? x। ये क्या है? कांस्टेंट। जो पी एक्स इक्वल टू 1 है, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, यानी इसको आप अगर y लिखो तो y इक्वल टू 1, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो हमने पढ़ा अभी पॉलिनोमियल फंक्शन में। यहाँ पे डोमेन इसका क्या होगा? तो डोमेन देखो, आप ध्यान से देखना, डोमेन जो यक्स है, ये डोमेन मतलब क्या होता है? डोमेन मतलब ये जो फंक्शन है ये किस किस वैल्यू पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन में रियल नंबर, आप यक्स की वैल्यू सभी रियल नंबर रख सकते हो एक्सेप्ट जीरो, आर, और इस तरह अगर लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो डोमेन इसका क्या है? सभी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मतलब इसका जो डोमेन होगा वो यहाँ डोमेन पे, डोमेन में कोई भी रियल नंबर आप एक्स की जगह रख सकते हो बट जीरो नहीं रख सकते। जीरो क्यों नहीं रख सकते? अगर जीरो रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड मिलेगा। यानी इस फंक्शन का, पर्टिकुलरली इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अब रेंज क्या होगा? रेंज मतलब जब हम डोमेन रखेंगे तो हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी? जीरो रखेंगे नहीं, जीरो के अलावा यहाँ कुछ भी रखिएगा, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखे तो हमें रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन हमें क्या जीरो कभी मिलेगा? देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप जीरो के अलावा कुछ भी रखो, ऊपर 1 है ना, ऊपर 1 है, तो इस फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। यानी जो रेंज होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, वो भी होगा, वो भी यही होगा, ठीक है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ठीक है। और जो बड़े बड़े फंक्शन होंगे उनका रेंज और डोमेन निकालने का प्रोसीजर है, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखो इसका ग्राफ अगर देख लो, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x का, तो इसका ग्राफ इस तरह कुछ बनता है। अगर पॉजिटिव में है तो इधर, मतलब अगर जो y की वैल्यू क्या रखा हम, x की वैल्यू 1 रखा, देन y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 हुई, x की वैल्यू 2 रखा, y की वैल्यू 1/2 हुई, मतलब y की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। x हम बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर घटते गई फिर इधर से वही, तो ये हो गया उसका ग्राफ, ठीक है। अब अगले जो 3 फंक्शन है आपके, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब जो फंक्शन है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आगे बहुत क्वेश्चन बनता है, इस पे आपको 12th में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं, फंक्शन पे नहीं बनेगा, इस फंक्शन से रिलेटेड आपको डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना के देता है, ठीक है।
डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को बोलता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको चेक करने को बोलता है। तो ये सब आप आगे इसको सॉल्व करोगे, डील करोगे, बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये फंक्शन, इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं। अगर आप यहाँ ये बढ़िया से समझे रहोगे देन वहाँ पे आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखो पहला जो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के आगे जब मॉड लग जाता है, अगर मैं कहूँ मॉड में -2 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। मॉड लगने से मॉड के बाहर जो भी हमें अंक मिलता है, जो भी हमें डिजिट मिलता है, वो क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। मतलब मॉड लगने के बाद जो हमें मिला वैल्यू वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। मॉड ऑफ एक्स डिफाइंड किस तरह है, प्लस एक्स, किस तरह, प्लस एक्स माइनस एक्स। प्लस एक्स कब रखेंगे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू, प्लस एक्स कब रखेंगे, माइनस एक्स कब रखेंगे, इसकी शर्त है। ये अगर ये एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है देन हम मॉड ऑफ एक्स के इक्वल हम माइनस एक्स रखते हैं, और अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है देन हम मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स रखते हैं। अब इस डिफिनीशन को इस तरह तो सब लोग समझा देते हैं, बहुत ही आसान होता है कि मतलब एक बुक में लिखा हुआ है इस तरह, इसको इस तरह डिफाइन किया गया है, हाँ हो गया। क्या एक क्वेश्चन इसमें दिमाग में आ रहा है इस समय आपके कि क्यों अगर मॉड लगने से यक्स की हमें जो मॉड लगने के बाद हमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है, तो यक्स की से जब छोटी हो रही है वैल्यू तो हमें निगेटिव यक्स क्यों रखना पड़ रहा है। क्या सोचा आपने, क्यों हमें निगेटिव एक्स यहाँ रखना पड़ रहा है, माइनस एक्स क्यों रखना पड़ रहा है। अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस एक्स क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें जो बाहर लाना है वो क्या लाना है, पॉजिटिव। हम जानते हैं बचपन से हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज अंक के आगे अगर यहाँ -2 या -3 कुछ भी रखा हुआ उसमें मॉड लगा दे तो हमें वापस 3 मिलता है, यानी हमेशा हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। बल्कि मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, आर पॉजिटिव, मतलब आल पॉजिटिव रियल नंबर, आल पॉजिटिव रियल नंबर इसके रेंज होंगे। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, और डोमेन क्या होगा, पूरा पूरा रियल नंबर। यानी हर एक रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम कोई भी वैल्यू रखे रियल नंबर की इस मॉड के अंदर, वो जब हमें वैल्यू देगा तो हमेशा हमें कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। बट यहाँ निगेटिव क्यों हुआ, आप देखो, आप समझो इसको। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हम कोई एग्जांपल ले लें, अगर 0 के इक्वल है तो इसके अंदर 0 रखो, इसकी वैल्यू मिल गई हमें 0, ठीक है। अब अगर वो 0 से बड़ा यानी 1 है, 1 के अंदर जब रखोगे तो हमें क्या यानी x की वैल्यू 1 है तो मॉड के अंदर 1, अभी 1 क्या है, 0 से बड़ा है तो इसके लिए ये डिफाइन होगा यानी प्लस एक्स, यानी प्लस एक्स की वैल्यू 1 यानी 1 मिल गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 रखो तो मॉड के अंदर 2, इसकी वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। यानी ये तो समझ में आ रहा है। अब दूसरा डिफिनीशन समझो, अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटा है मतलब -1 है, यानी एक्स की वैल्यू अगर -1 है, इसको हम मॉड में रखें, ठीक है, देन इस मॉड को जब हम तोड़ेंगे तो हम क्या लिखते हैं, -x, माइनस, और x क्या है, x है हमारा -1 दैट इज इक्वल टू +1। देखो ये जो -1 था वो किस में चेंज हो गया, +1 में। अगर यहाँ हम -x नहीं रखते, सिर्फ x रखते तो क्या होता, देखो अगर सिर्फ x रखते, यहाँ भी +x रखते तो क्या होता, मॉड ऑफ यहाँ होता -x, -1 जब हम करते और +x रखते तो यहाँ हम सीधा -1 लिख देते, क्योंकि प्लस और एक्स की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ सीधा रख देते। तो इस डिफिनीशन में हम -x क्यों रखा गया, क्योंकि जब हम एक्स के छोटे की कोई वैल्यू ले, या मान लो -2 लेते हैं, तो -2 को जब हम मॉड के अंदर करते हैं तो माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या ली है, -2 यानी आ गया 2, प्लस में आ गया। यानी हमें हमेशा रेंज क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, तो रेंज हमारा क्या होगा, आर पॉजिटिव, और डोमेन क्या हो गया, आर पूरा रियल नंबर, ठीक है। डोमेन रेंज आपने समझ लिया, ये इसका डिफिनीशन समझ लिया है, ये मॉडुलस फंक्शन का यही डिफिनीशन है, और ये आगे बहुत यूजफुल है आपके लिए। इसका ग्राफ अब देख लो, ग्राफ देखोगे तो यक्स की वैल्यू आपने 0 भी रखा, एक्स की वैल्यू 0 रखा, आपको वैल्यू 0 मिल गई वाई की। एक्स की वैल्यू आपने +1 रखा, वैल्यू आपको +1 मिल गई। एक्स की वैल्यू +2 रखा, वैल्यू आपको +2 मिल गई, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू देखो +2 जब मॉड में रखा तो हमें 2 मिल गई, एक्स 3 रखा तो 3 मिल गई। तो देखो इस तरह लीनियरली इधर बढ़ गई, y = +x में 0 पे हमें 0 मिला। अब एक्स की वैल्यू -1 रखा तो भी हमें 1 मिली, -1 रखा तो जब मॉड तोड़ा हमने तो -1 दैट इक्वल टू 1 मिला, 1 मिल गया। -2 रखा देन 2 मिला, -3 रखा देन हमें 3 मिला, और ये इस तरह बन गया। तो ये y = -x का ग्राफ इस तरह बी शेप का बना। तो इसी को हम कहते हैं, इस
ग्राफ को हम कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो किस शेप का होता है, क्वेश्चन भी आता है, ये होता है वी शेप्ड का, इसको हम साइन ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, वी शेप्ड का ग्राफ बनता है किसका, मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, आप समझ गए होंगे मॉडुलस फंक्शन होता क्या है और उसके ग्राफ के बारे में आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, अगला आते हैं सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन की जो खास बात है, इसकी रेंज फिक्स रहती है। देखो आप सिग्नम फंक्शन जो डिफाइंड है, यानी सिग्नम फंक्शन की जो डिफिनीशन है वो है कि यक्स अगर जो 0 के इक्वल होगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, यक्स अगर 0 से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू +1 आएगी, यक्स 0 से छोटा होगा उसकी वैल्यू -1 आएगी। खत्म, सिग्नम फंक्शन खत्म। यानी डोमेन तो पूरा रियल नंबर होगा, यानी रियल नंबर पूरा, डोमेन पूरा रियल नंबर। अब अगर जो भी रियल नंबर हम डोमेन में यक्स की डोमेन में जो एक नंबर हम उठाएंगे, कोई भी नंबर रियल नंबर कोई उठाए, वो अगर जो एक से बड़ा है देन रेंज क्या मिलेगा हमें, +1 मिलेगा, यानी उसकी वैल्यू +1 मिलेगी। अगर ये 0 है तो 0 मिलेगी, और रियल नंबर 0 से छोटा है देन हमें क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। यानी जो इसका रेंज हुआ, हम कोई भी रियल नंबर मिल रहा है, हमको 3 ही नंबर में से मिल रहा है, या तो +1 मिल रहा है, या 0 मिल रहा है, या -1 मिल रहा है, यानी इसका जो रेंज है वो क्या है, -1 0 1। और इसका डोमेन है रियल नंबर, क्योंकि कोई भी हम रियल नंबर रखें हमें वैल्यू ये मिल रही है, ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ भी यही देख लेते हैं, ये वाई एक्सिस हुआ एक्स एक्सिस। अब जब हमें यक्स की वैल्यू क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, यक्स की वैल्यू +0 देन हमें +1 मिल रहा है, इधर पूरा +1 मिल रहा है, 0 पे हमें 0 मिल रहा है, एंड जब यक्स की वैल्यू हम निगेटिव -1 रखना है देन हमें इधर मिल रहा है -1। यक्स की वैल्यू हम निगेटिव रख रहे हैं तो हमें वाई की वैल्यू हमेशा -1 मिल रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। अगला जो 7वां टाइप का फंक्शन है वो है स्टेप फंक्शन। अब देखो स्टेप फंक्शन जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हम कहते हैं स्टेप अप और एक कहते हैं स्टेप डाउन फंक्शन। स्टेप अप फंक्शन क्या होता है, स्टेप अप में हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, और स्टेप डाउन में लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अब ये स्टेप अप और स्टेप डाउन इनका नाम क्यों पड़ा, ये हम ग्राफ के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ हमें जानना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है और लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। वैसे आपके 11th के सिलेबस में सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, बट यहाँ पे लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बस बता दूंगा, ऊपर से ही आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो एफ एक्स अगर वो फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम एक्स को रखें, अभी ये एक्स डिफाइंड है किस तरह, एक्स के इसके अंदर जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू एक्स होना चाहिए। अब देखो, अब इस फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट क्यों कहते हैं, हम इसको ग्रेटेस्ट, देखो पहले इसको हम समझ लेते क्या होता है, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको ग्रेटेस्ट क्यों कहते हैं। देखो जैसे अगर इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर 1.93 है देन इसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे। ठीक है, इंटीजर वैल्यू हम रखते हैं, इंटीजर एक फंक्शन है और इसमें हम जो आंसर हमारा जो आता है, जो मतलब जो हमें मिलता है एक्स की वैल्यू, वो हम हमें इंटीजर प्राप्त होता है। तो 1.93 का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको जो हम लिखेंगे तो इसको हम 1 लिखेंगे, 1 को 1 ही लिखेंगे, 1.5 को 1 लिखेंगे, इंटीजर पार्ट को लिखेंगे, बस इंटीजर पार्ट हमें मिलता है, सारे इंटीजर 2.3 को 2, 2.999 को हम 2 लिखेंगे। अब देखो आपको थोड़ा इसमें भ्रमित लग रहा होगा, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट इसमें 1.93 में हम 1 लिख रहे हैं, मतलब जो 1.93 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो इसमें जो स्मॉल वाला पार्ट है इधर वाला उसको हम लिख रहे हैं, तो थोड़ा एक भ्रम आता है ना दिमाग में कि नाम इसका ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉल वाला लिख रहे हैं। देखो नाम किस बेसिस पे रखा गया, नाम इस यक्स के बेसिस पे रखा गया कि ये जो यक्स होगा, ये जो यक्स होगा अंदर वाला, ये यक्स जो होगा ये ग्रेटर होगा और इक्वल होगा इसके वैल्यू से। इसका वैल्यू तो जो आएगा, इसका वैल्यू एक इंटीजर देगा हमें, और जो ये एक्स है इस वैल्यू एक इंटीजर देगा, और ये जो इंटीजर देगा इसकी वैल्यू हमें कोई इंटीजर मिलेगी, और ये जो इसके अंदर जो ये एक्स है वो ग्रेटर रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, इस वैल्यू से। जैसे यहाँ देखो, अगर जो 1.93 में देखो 1.93 जैसे यहाँ है 1.93, इसमें आप देखो यक्स की वैल्यू क्या है, यक्स की वैल्यू क्या है 1.93, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है वो लेस है और इक्वल है किसके, नहीं इक्वल नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू लेस है किसके 1.93 के, यानी जो इसका वैल्यू है वो किससे लेस है, यक्स की वैल्यू से।
ये वैल्यू हमें क्या देगा, 1 देगा, तो 1 इज लेस देन 1.93। दैट्स वाई इसका नाम हमें क्या रखना पड़ा, ग्रेटेस्ट नाम रखना पड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा क्यों इसका नाम ग्रेटेस्ट पड़ा। उसके बाद से आप देखो सबके लिए वही 2.999 तक, अगर यहाँ पे 2.999 जाए, थोड़ा सा भी छोटा अगर जो 3 से हुआ, देन वो आ गया किसमें, इसमें 2, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू मिली वो हमें 2 मिल गई। अब आप एक तरह देखो, अगर 0 1 2 नंबर लाइन पे अगर ये सब प्लॉट है, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर अगर जो आता है, कोई भी रियल नंबर इसके बीच का अगर आता है, तो उसकी जो उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी, अगर ब्रैकेट में x की वैल्यू इसके बीच का कुछ रहता है, देन इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इनके और इसके बीच में अगर कोई वैल्यू आता है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इधर अगर 3 है तो इसके बीच में कोई वैल्यू आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है। अब उसी तरह यहाँ देखो, इसका जो डोमेन होगा क्या होगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो डोमेन ऑल रियल नंबर, क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। डोमेन मतलब हम क्या क्या उसमें रख सकते हैं, तो हम रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बट हमें जो वाई मिल रहा है, यानी जो वाई मिल रहा है, वो हमेशा हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो जो आर एफ है, वाई क्या होता है, रेंज हमें बना के देता है, तो रेंज है वो क्या होगा, रेंज हमें जेड यानी इंटीजर मिलेगा। ठीक है। उस तरह के देख लो, अगर 2 - h एंड 2 में से कुछ माइनस हुआ, यानी अगर 2 में एच टेंस टू 0, मतलब एच बहुत छोटा है, 0 के 10 अप्रॉक्स 0.0001, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 में से कुछ माइनस होगा तो 1.999 समथिंग आएगा, यानी इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 1 हो जाएगी। 2 + h कुछ है, तो इसकी वैल्यू h बहुत ज़्यादा छोटा है, 0 से 0 के टेंड कर रहा है, यानी 2 में कुछ जुड़ा है इतना, तो ये जब जुड़ेगा तो 2 हमें वापस मिल जाएगा। -2 में अगर कुछ जुड़ता है, -2 में अगर -2 में प्लस 0.00001 कोई एक छोटी वैल्यू भी जुड़ती है तो हो जाएगी -2.00001। अब इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू हमें इंटीजर मिल जाएगी, -2 मिल जाएगा। ठीक है। तो वही इसमें देखना है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें कैसे फाइंड करना होगा, किस वैल्यू पे, वो हमें यहाँ पता चल गया। ठीक है। अब यहाँ देखो, ग्राफ के थ्रू इसको हम समझते हैं। ग्राफ अगर जो x की वैल्यू 3 है तो हमें क्या मिल रहा है, देखो y भी हमको 3 मिल रहा है। x की वैल्यू 3 से कम होते होते ये यहाँ जो ग्राफ है, सॉरी ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ये है ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, जब x की वैल्यू क्या है, 2 है, देन देखो यहाँ खाली है, यानी x की वैल्यू 2 पे, 2 को छोड़ के, x की वैल्यू 2 को छोड़ के आप उसके अंदर देखो आओ, 2 के अंदर, यानी 1 और 2 के बीच में 1 पॉइंट समथिंग, 1.5 1.6 1.99 कुछ भी है, उस पर हमेशा आपको जो y की वैल्यू मिल रही है, यानी इसके बीच में अगर 1 और 2 के बीच में कोई भी आप वैल्यू ले रहे हो और 1 भी ले रहे हो, 1 और 1 से आगे और 2 पे नहीं, 2 से कम में जो भी आप वैल्यू लोगे उस पर जो y मिल रही है वो हमें 1 मिल रही है। ठीक है। मतलब यहाँ को 1.99 ले रहे हो तो उसकी वैल्यू में 1 मिल रही है, 1.56 ले रहे हो उसकी वैल्यू में 1 मिल रही है, 1 पॉइंट समथिंग या 1 ही ले रहे हो तो इसकी वैल्यू 1 मिल रही है। बट अगर 2 लोगे तो हमें 2 मिल जाएगी, तो देखो 2 पे हमें 2 मिल गई। उसके बाद 2 से और 3 के बीच में जितनी नंबर होंगे उन पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, 2 के से 3 के बीच में। बट जब 3 पे आओगे, 3 पे, देन 3 पे हमें वापस से 3 मिल जाएगा। फिर 3 से 4 के बीच में हमें 3 मिल रहा है, देखो जब 3 पे आओगे तो हमें 3 मिला, फिर 3 से 4 के बीच में हमें क्या मिला, 3 मिला। उसी तरह यहाँ देखो, जब आप माइनस x की वैल्यू -1 रख रहे हो, देन हमें क्या मिल रहा है, -1। और अगर जो -1 से आप कम होते जा रहे हो, यानी -1 से ऊपर जा रहे हो, बढ़ रहे हो, जैसे -1 इधर आया, -0.9 -0.8, इन सब पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हमें -1 ही मिल रही है। लेकिन 0 पे आ रहे हैं देन -1 नहीं मिल रही है, देन 0 पे आएंगे तो हमें 0 मिल जाएगी। तो 0 से बढ़ते जाएंगे निगेटिव में, 0 से जब बढ़ते जाएंगे, अगर मैं कर दूँ -0.9, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे -0.9, देन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसका होगा -1 होगा। क्योंकि जो भी आ रहा है, ये जो वैल्यू आया ग्रेटेस्ट, ये क्या होना चाहिए,
एक ए एक्स आया ना, जो इसके अंदर जो वैल्यू है यानी -0.9 ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके वैल्यू, इसकी वैल्यू से, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर -1 आती है तो -1 से बड़ा है कौन, -0.9, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इसके इसी तरह -2 से और -1 के बीच में जो भी आएगी वैल्यू, उस पर हमें जो ग्रेटेस्ट फंक्शन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, -2 पे भी -2 मिलेगा, और उससे और -1 के इधर -1 पे हमें नहीं मिलेगा, -1 पे हमें -1 मिलेगा, उसके -1 के आगे -1 से छोटे जाएंगे यानी -1.5 या -1.2, इन सब पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 2 मिलेगी, ठीक है। हमें -1.5, 1.2, -1.2 इस सब पे वैल्यू हमें y की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, ठीक है। इसी तरह इस ग्राफ को हम समझेंगे। और यहाँ देख लो, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ वी है, अगर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू -1 है, फॉर -1 कब होगा, -1 देखो यहाँ ग्राफ से आप देखो, ये y की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू y के बराबर, y की वैल्यू -1 कब हुई है, जब 0 से जो x है वो बड़ा है या इक्वल है -1 के, -1 से बड़ा है और 0 से क्या है, छोटा है। 0 के इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से छोटा या -1 के बड़ा या इक्वल हो, देन हमें इसकी वैल्यू -1 मिल रही है। इसकी वैल्यू 0 कब मिल रही है, जब 0 से बड़ा या इक्वल हो या 1 से छोटा हो, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 कब मिल रही है, 1 से बड़ा या इक्वल, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 2, और इसकी वैल्यू 2 कब मिल रही है, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन 3। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उम्मीद है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी डाउट अब नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। लिस्ट इंटीजर फंक्शन में बस इतना जान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो ये जो इसका भी सिंबल इसी तरह बनेगा, इसके अंदर एक्स रहेगा, और ये जो वैल्यू है डिफाइंड होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, यानी अगर जो इसके अंदर है 2.99, तो इसके जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, लेस होगी, किससे, इसका नाम लिस्ट क्यों पड़ा, क्योंकि यक्स की वैल्यू है वो लिस्ट है किससे, इस वैल्यू से, क्योंकि इसकी जो वैल्यू अब हम लेंगे उसकी वैल्यू हमें 3 मिलेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो हम लिस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल 3 मिलेगी, और 3 जो है वो बड़ा होगा किससे, 2.99 मतलब यक्स से, ठीक है। यानी इसमें हम अब बड़ा 2.9 इसको हम 3 ले लिए, फिर अगर आता 1.56 इसकी वैल्यू हम लेते 2 लेते, 1.2 ले रहा था तो इसकी वैल्यू भी हम 2 लेते। क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है ये बड़ा होना चाहिए किससे बड़ा होना चाहिए, जो इसके अंदर यानी जो यक्स है 1.2 से, तो इसकी वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 बड़ा है किससे, 1.2 से। ये होता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब लिस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ ग्राफ मैंने बनाया है, इसको आप देख लीजिए। अब देखो इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन, जैसे सीढ़ी जब उतरते हैं, देखो उतर रहे हैं ना सीढ़ी, इसको हम स्टेप डाउन कहते हैं। और जो हमने ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखा है, ये ग्राफ, इसमें देखो स्टेप अप कहते हैं, स्टेप अप। तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेप अप कहते हैं, और लिस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया टाइप ऑफ फंक्शन खत्म। इसी तरह साथ इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। आप डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन क्या होता है, एंड एक्सरसाइज जो आपका 2.1 है, और जो बचा है आपका 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, उसको देखता हूँ, उसको अगर बता पाऊंगा अगले वीडियो में देन उसको भी मैं बताना चाहूँगा, जल्दी में ही उसको बताऊँगा, क्योंकि उसका आपके 11th में कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आगे की जो फंक्शन के बारे में है, जैसे डोमेन निकालना, रेंज निकालना, और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ये सब अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में कोई भी डाउट अगर कहीं भी हुआ हो तो उसको आप वीडियो में कमेंट कीजिए, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके बाय।